हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अभी बज रहे हैं दोस्तों जापान में सुबह के 6:30 और पहली बार ऐसे हो रहा है कि मैं इतना सुबह उठा हूँ। ये दादाजी अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं सुबह सुबह। वैसे जापान में तो सनराइज़ जो है वो सुबह अराउंड 4 बजे हो जाता है, और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि हमको ऑफिस नहीं जाना है, हमको जाना है हेल्थ चेकअप कराने के लिए। ये देखो अभी सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आने वाली ना, तो लोगों ने अपना जो कचरा है देखो नेट के अंदर डाल के रखा। नेट इसलिए ताकि कौवे या फिर जो स्ट्रीट बिल्लियाँ होती है जापान में वो ख़राब कर देती है कचरा, रोड ख़राब कर देती है, इसलिए नेट के अंदर। और इसके जो पैसे हैं ना वो हेल्थ इंश्योरेंस से कटते हैं। तो जब भी आप जापान में एज ए स्टूडेंट आ रहे हो या फिर एज अ जॉब के लिए भी आ रहे हो तो आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पर आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटल का खर्चा है ना इतना ज़्यादा है कि आपका कुछ छोटा मोटा हो जाता है और आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना तो आपका इतना खर्चा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो टोक्यो में खाली जगह दिखती नहीं है, जहाँ भी जगह होती है वहाँ पे घर वगैरह बन ही जाता है। बट यहाँ पे देखो खेत तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो घास वगैरह लगे हुए हैं, बहुत बड़ी जगह है। चल रहा है वैसे काम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। तो जापान में ऐसा सिस्टम है कि जब भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको 30% देना पड़ेगा। यानी समझ लो 10,000 आपका बिल आया, तो अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जो कि आपको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, तो वो दिखाने के बाद में 10,000 में से आपको बस 3,000 पे करना है। बाकी जो 7,000 रुपीज़ है, नॉट रुपीज़ येन में, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, वो गवर्नमेंट आपके पे करेंगी। तो जब भी आप आओगे जापान में एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए एम्प्लॉय, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, वैसे तो आप जॉब के लिए आओगे तो कंपनी आपको बना के दे ही देंगी, बट एज ए स्टूडेंट आओगे तो आपको बनाना पड़ेगा, तो वो ज़रूर बना लेना। तो यहाँ पर आ गया है हमारा रेलवे स्टेशन ये साइड में, और अभी हमको 2 लाइन चेंज करके जाना है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगने वाला है हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए। और यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग भी है छोटू सा, वैसे अभी खुला है तो जा सकते हैं। लाइक दिस ऐसा होता है जापान में रेलवे क्रॉसिंग। ज़्यादातर मैं क्रॉस तो करता हूँ नहीं उसके ऊपर बट रूल फॉलो करते लोग यहाँ पे क्रॉसिंग पे भी। सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए, अभी खाली है वैसे टाइम तो अभी ये जो ट्रेन है ये पूरा 1 घंटा लेने वाली है, और बहुत नींद आ रही है मुझे। रात में भी वर्कआउट करके लेट सोया था, तो 1 घंटा भी ये ट्रेन में सो जाएंगे हम। हो रहा है अनाउंसमेंट हमारे ट्रेन का, और वो आगे हमारी ट्रेन। बस अभी जगह मिल जाना चाहिए, 1 घंटा ट्रैवल करना है। तो पहुंच गए दोस्तों अभी हम हॉस्पिटल के स्टेशन पे, और यहाँ पर इतनी भीड़ है ना क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे होता है रश आवर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। ये स्टेशन पे मैं लास्ट ईयर आया था और बहुत चेंज हो गया है, तो मैं एग्जिट ही भटक गया था, गलत एग्जिट लिया, वापस चेंज करके आया हूँ। भूख इतनी ज़्यादा लगी दोस्तों मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, क्योंकि अभी आज हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है 2 घंटे तक। तो हमको इंस्ट्रक्शन दिए थे स्ट्रिक्टली लास्ट डे, यानी आज सुबह यानी 8 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है ना, तो एक दिन पहले अराउंड 9 बजे तक, 9 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। तो कल रात में मैंने लास्ट डिनर अराउंड 10 o'clock किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। तो अभी हम सीधा खाना खाने वाले हैं हमारा चेकअप होने के बाद में, यानी अराउंड 3-4 घंटे के बाद में। मेरे हिसाब से ये वाला यहाँ पे लोग भी लाइन लगा के खड़े हैं चेकअप के लिए। सब लोग आए हैं आज, अलग अलग कंपनी के लोग भी होते हैं यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। नहींです。お渡ししますよ。お願いします。お名前、生年月日お間違いないですか？大丈夫です。はい、こちらのね番号でお呼びしますのでね、2回お座りになってお待ちください。はい、こちらどうぞお持ちください。ありがとうございます。はい、で2回どうぞ。तो हो गया दोस्तों हमारा चेकअप ख़त्म। पूरा 3-3.5 घंटा हमको लगा यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। और एक बात मैंने नोटिस किया, ये हॉस्पिटल में इतने सारे स्टाफ थे, उसमें से बस 2 या 3 डॉक्टर थे जो मेल थे, बाकी सारे के सारे वुमन है। ऐसे होता है अगर आप बैंक में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ पे ज़्यादातर ना आपको
वुमन स्टाफ ही दिखेगा। तो आज MRI छोड़ के मेरा पूरा फुल बॉडी चेकअप हो गया, इंक्लूडिंग इंडोस्कोपी। मेरे मुंह के अंदर से वो नली डाल के पूरा पेट में चेक किया, सोनोग्राफी किया, ECG किया, कान, आँखें, उसके बाद में ब्लड, यूरिन टेस्ट, सब कुछ कर दिया। बस अभी तो रिज़ल्ट वैसे 2 वीक बाद आने वाला है, बट आज उन्होंने ओरली मुझे बता दिया। और एक चीज़ थोड़ी निगेटिव आई है, वो क्या ये बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। बट अभी हमको खाना है, तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट। और अच्छी बात दोस्तों क्या हुई पता है, अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म हुआ हमारा चेक पर उन्होंने हमको कूपन दिया है 1500 येन का। तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर हम ये कूपन यूज़ कर सकते हैं 1500 येन का। तो यहाँ पर ऐसे होता है, आप हेल्थ चेकअप करवाते हो। मुझे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखा है, एक्चुअली झंडा दिख गया था मुझे यहाँ पर तो इंडियन रेस्टोरेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या नाम इसका, रूसी अंकल देख लो भाई साहब। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे जब हेल्थ चेकअप आप करवाते हो तो आपको कूपन देते हैं। लास्ट ईयर भी दिया था मुझे, अब याद नहीं था, इस बार भी देंगे बोल के। तो यहाँ पर आपको खाने का कूपन देते हैं, साथ ही में आपको ओनसेन का कूपन देते हैं, मसाज का देते हैं। तो यू हैव टू चूज़। मुझे 4 ऑप्शन दिए थे इन्होंने, ओनसेन, देन एक्यूपेंचर मसाज का दिया था, ये खाने का दिया था, और एक 4 था जो कि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्या था एग्जैक्टली। वो मुझे भूख ज़्यादा लगी थी क्योंकि खाना खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई खाना ही खा लेते। तो खाने का कूपन हमने ले लिया। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हमें अच्छा खासा दिखता है। फिर से 1.5 घंटे ट्रैवल करके घर पे जाके ऑफिस को फिर से लॉगिन करना है। तो आगे दोस्तों एक रेस्टोरेंट में अभी खाना वगैरह ऑर्डर किया है, और साथ ही में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सूप भी दिया है हमको। टेस्टी है। मैं निकला वहाँ से हॉस्पिटल से, तेज धूप निकली हुई थी, और अभी देख लो, शायद आपको दिख रहा होगा, बारिश चल रही है ज़ोरों से। और मैं सही टाइम पे घर पे पहुँचा क्योंकि छाता भी लेके नहीं गया था मैं। और अभी बारिश के चलते इतना ह्यूमिड हो गया है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अभी। तो अभी आप वेट कर रहे होगे कि मेरा जो आज हमने चेकअप किया था उसका रिजल्ट क्या आया है। तो मैंने आपको बाकी तो बता दिया था कि सब कुछ ठीक आया है, बट एक चीज़ है जो कि बहुत सीरियस बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। बट उसके पहले मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देना है। घर आते आते ही मैं एक्चुअली फ़ोन चेक कर रहा था, बार बार ईमेल चेक कर रहा था। क्यों? क्योंकि कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट हुआ था। टेस्ट फेज़ 1 और फेज़ 2, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट जब मैंने ड्राइविंग क्लास ज्वाइन किया था, कि मेरे ड्राइविंग क्लास में 2 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 में हम क्लास के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं उनके ट्रैक पे, और रिटर्न एग्जाम होता है 50 मार्क का। और ये जब पास हो जाते हैं तो फेज़ 2 में जाते हैं, और फेज़ 2 में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है फेज़ 1 पास होने के बाद में, एंड देन यू कैन ड्राइव ऑन द रोड। तो जो फेज़ 1 था उसका मेरा ड्राइविंग टेस्ट और रिटर्न टेस्ट कल था, और ये दोनों में पास हो चुका हूँ। यानी मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, टीचर बाजू में बैठे हुए थे और एक पीछे बैठा हुआ था। 2 लोग मुझे देख रहे थे कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, उसके पॉइंट्स माइनस होते हैं। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया गाड़ी चला रहा था। तो ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया, और ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद ही आप रिटर्न टेस्ट दे सकते हो, जो कि 50 मार्क का होता है। वो हुआ, वो आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उसमें से आपको मिनिमम 45 आपके सही होना चाहिए। यानी आपको 50 में से 45 मार्क्स चाहिए, नहीं है 44 भी है, फेल। तो एग्जाम दिया मैंने, थोड़ा नर्वस था। एक 2 क्वेश्चन मैंने बाद में क्रॉस चेक किए थे एग्जाम होने के बाद में। एक क्वेश्चन मेरा शायद गलत हो गया था, मैंने बुक में वापस क्रॉस चेक किया था। बाकी मुझे कॉन्फिडेंस था शायद सही है बोल के। और नेक्स्ट डे ही उन्होंने बोला था कि 1 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे मेरा चेकअप खत्म हुआ, ट्रेन में मैं आ रहा था, मैं फोन में चेक कर रहा था कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है, पास हो गया। इतना खुशी हो गई मुझे, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेनर होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते। जो स्टाफ है वहाँ के, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनको ऑलरेडी पूछा था कि क्या रेशो है, अगर कोई फॉरेनर एग्जाम दे रहा है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है क्या। तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादातर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में ही वो क्लियर होते हैं। मैं हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे वो थोड़ा खुशी हो रहा है। तो अभी हमारा नेक्स्ट फेज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो मिनिमम अभी 1 महीना और हमको स्कूल में जाना है, क्लास अटेंड करना है, गाड़ी अब रोड पे चलाने वाले हम, रियल इन्वायरमेंट में लोग आगे पीछे जाएंगे, गाड़ियाँ जाएंगी, उनके बीच में कुछ सब वो करना है। और एक बार ये सब हो जाता है, सेकंड फेज में हमारा 100 मार्क का एग्जाम होने वाला है ड्राइविंग सेंटर पे जाके। वो सबसे हार्ड है, उसमें 100 में से 90 नंबर चाहिए। दैट इज मोस्ट हार्ड थिंग, जो कि अभी आने वाले कुछ टाइम में आने वाली है। बट उसके लिए पढ़ाई वो अब करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत मैंने पढ़ाई किया था। आने वाले सेकंड फेज के लिए भी हमें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो चलिए, ये न्यूज़ आपको मुझे अभी देना था। तो ये तो हो गई गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है, जो रिजल्ट आया था उसमें जो क्रिएटिन लेवल है, क्रिएटिन में लेता हूँ, जिम जाता हूँ इसलिए, तो मेरा जो क्रिएटिन लेवल है वो लेवल की थोड़ा ऊपर बताया है, वो रेड में आ गया था। पूरे रिपोर्ट में वो उतना पार्ट रेड में था, 1.45। अब वो उसका यूनिट मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे, बट 1.45 था। लास्ट ईयर भी मेरा बढ़ा हुआ था और ये साल भी सेम उतना ही बढ़ के आया है। तो डॉक्टर से मैंने वो कंसल्ट किया, उन्होंने बताया मुझे कि ये पार्ट रेड में आया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही समझ गया। उसने मुझे पूछा कि तुम सप्लीमेंट लेते हो क्या, क्रिएटिन या प्रोटीन ज़्यादा खाते हो क्या। मतलब हाँ, मैं जिम जाता हूँ,
तो मैं प्रोटीन बहुत खाता हूँ और मैं साथ में 5 ग्राम डेली क्रिएटिन भी लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ उसकी वजह से ही वो रिपोर्ट में आ रहा है, यूजुअली लोगों के रिपोर्ट में नहीं आता है, बट अगर आप एक्सेस ले रहे हो तो वो रिपोर्ट में आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि काम करो, थोड़ा क्रिएटिन कम कर दो, बंद करने के बजाय थोड़ा हाफ कर दो उसको, और 3 महीने के बाद में फिर से उसको चेक करो और कितना आता है लेवल वगैरह। तो बोला ठीक है, बट मैं उनको पूछा भी कि अगर मैं क्रिएटिन ये लूँ कंटिन्यू लूँ तो क्या होगा। तो उन्होंने वही बोला कि यार होगा कुछ नहीं, बट वही कि लिवर पे लिवर नहीं किडनी पे थोड़ा उसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिन ज़्यादा होता है तो किडनी उसको डाइजेस्ट प्रोसेस करने को किडनी का ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क लगता है। तो क्रिएटिन ज़्यादा लोगे तो किडनी पे थोड़ा असर हो सकता है, बट वही है कि मैं अब फिजिकल एक्टिविटी डेली करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, जिम जाता हूँ, तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा वो लग रहा है क्या करूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ 5 ग्राम के बजाय आई विल टेक 2 to 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एवरीडे। 3 महीने तक मैं थोड़ा अभी इसको कम ही करके रखता हूँ क्रिएटिन को। बाय द वे क्रिएटिन इज गुड फॉर योर मसल बिल्डिंग, स्टैमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, और ये प्रूवन है और काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर ऑलमोस्ट सारे ही इसको लेते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, बट वही अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, अब मेरे डाइट में ऐसा होता है ना कि क्रिएटिन भी ले रहा हूँ मैं, और जो मेरा डाइट है वो भी हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, तो उसमें भी मुझे क्रिएटिन मिल रहा है, तो शायद उस वजह से वो एक्सेस हो रहा है। तो आई विल ट्राई टू टेक लेस क्रिएटिन, या फिर मैं काम करूँगा एक साइकिल टाइप होता है उसको बंद कर देता हूँ मैं 1-2 महीने के लिए क्रिएटिन। इतना कुछ ज़रूरी है नहीं, ऑलरेडी मसल वगैरह बने हुए हैं, थोड़ा पॉज लेता हूँ मैं उसके लिए। बारिश तो बढ़ गई है, छाते बड़े क्यूट होते हैं जापानीज़ बच्चों के। और हाँ अच्छी बात ये है ना, आज मैं 4-5 घंटे में हॉस्पिटल में था, तो वो जो टाइम था 4-5 घंटे हॉस्पिटल में, ये वर्क माना जाता है ना। मैं ये छुट्टी नहीं लिया हूँ, ऑफिस की तरफ से ही काम के अंदर इंक्लूडेड है, तो मुझे अलग से छुट्टी वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ वर्क बोल के कंसिडर किया जाता है। धूप थी ना बाहर इतने दिनों से, तो मैंने जो गेंदे के फूल थे, झेंडू के फूल का जो पेड़ था वो मैंने अंदर ला के रखा था, क्योंकि मैं एसी यूज़ करता हूँ ना, तो मैं सोचा कि ठंड में थोड़ा अच्छा रहेगा। और देख लो इसकी हालत क्या हो गई, एसी में रख के भी पूरा पेड़ ये सूख गया है, और इसमें पता नहीं, आई थिंक ये बीमार हो गया होगा पेड़। ये देखो जाले टाइप ऐसे इसमें लग गए थे, तो अभी शायद इसको फेंकना पड़ेगा निकाल के। तो अभी बच गए दोस्तों रात के 10। वैसे तो वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, हमारा काफ़ी सारा ब्लड उन्होंने आज ब्लड टेस्टिंग में निकाल लिया है, बट फिर थोड़ा सो गया था मैं 1 घंटा, तो अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो सोचा वर्कआउट कर लेते हैं आज। और अभी शाम को बारिश हुई थी ना, तो वेदर थोड़ा अभी ठंडा हो गया है। आपने शायद न्यूज़ देखा होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले, कुछ दिन वीक हो गया शायद, ये बात को, मोदी जी आए थे जापान में। तो जापान में जब मोदी जी आते हैं, तो जापान में छोड़ो किसी और भी देश में जब मोदी जी जाते हैं, तो जो मोदी भक्त होते हैं जाते हैं वहाँ पर उनको मिलने के लिए वगैरह। तो यहाँ पर भी गए थे उनको मिलने के लिए काफ़ी लोग, और ऐसे बयान दे देते हैं ना, सच में ना देख के हंसी आ जाती है। मुझे लगता है मोदी जी देख के भी हंस दिए होंगे कि यानी पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी अगर आप सुन लो ना वो बयान को तो आप एक तो हंस दोगे। मैं बोलने के बजाय पहले आप वो वीडियो देख लो। 8 साल हो गए यहाँ रहते, और वैसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना, तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे लगा कि सब, मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा, आई कांट से एनीथिंग। हाँ यार, वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है, हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि जापानीज़ लोग भी हमें थोड़ा बहुत चलता ही है। तो ये बंदी ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई जापान मोदी जी के वजह से सेफ है, मोदी जी अगर नहीं होते तो हम यहाँ पर सेफ नहीं होते, मोदी जी की कनेक्शन है इसलिए हम यहाँ पर सेफ है। कहाँ से दिमाग लगाते हैं। और उसने ये भी बोला है कि वो 8 साल से जापान में रहती है, तो मुझे तो डाउट है 8 साल अगर वो जापान में, ऐसा बयान वो नींद में क्या सपने में भी ऐसा सोचेगा नहीं। तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, बट ये गलत बात है। हमारे इंडिया में होता है, हमारे कोई रिलेटिव अगर नेता है, पॉलिटिक्स में है, तो हम वहाँ पे ऑफ कोर्स सेफ रहेंगे। बट आप जापान के लिए ऐसा बोल रहे हो कि भाई जब मोदी के कनेक्शन की वजह से जापान में हम सेफ है, तो ये तो एक्चुअली ऐसा हो गया जैसे कि मोदी जी अपना पूरा पावर लगा रहे हैं यहाँ पे, इंडियन लोग सेफ नहीं है और इनको बचाने के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे हमको सेफ रखने के लिए। पिछले 9 साल में मुझे 1.1% भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के कनेक्शन से हमको यहाँ पे कुछ लाइक सेफ्टी फील हुआ है। ऐसा कुछ, जापान ऑलरेडी एक सेफ कंट्री है, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स होता है, वो बस डील वगैरह हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, वो ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम, चलो भाई यूएस में अगर ऐसा कुछ बोल देते, यूके में ऐसा कुछ बयान कोई दे देता, तो मैं समझ सकता था वहाँ पर थोड़े इंडियन लोग सेफ वगैरह नहीं है, चलता रहता है वहाँ पे कुछ। जापान में ऐसा कुछ नहीं, इंडियन लोगों को तो यहाँ पे इतना सेफ्टी है, सेफ्टी के साथ में यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है जापान में। अगर आप बोल दो कि मैं इंडिया से हूँ, तो लोग बोलेंगे आतमहागा ई, यानी आपका दिमाग बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे जापानीज लोग इंडियन लोगों को बहुत स्मार्ट समझते हैं। एनीवे, अभी मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है, देखो छोटा सा आपको डब्बा दिख रहा होगा, ये
है फोटो इमेजिंग, इसका नाम है कीरेई फोटोशॉप मशीन है ये। यहाँ पर आपको अगर फोटो पासपोर्ट फ़ोटो निकालना है तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 1000 येन में है ना, 600 रुपये में ये सैंपल वगैरह इन्होंने दे के रखा है। और ये छोटा पर्दा है यहाँ पे, अंदर जाके दिखा तो आपको छोटू सा है। देखो यहाँ पे छोटा सा टेबल है। यहाँ पर ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है, बटन वटन दबा दो, पैसे डाल दो और 5 मिनट में मैक्सिमम आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो आपको ऐसे दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रात में आ जाओ, 24 घंटे खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, फोटो वगैरह निकाल लो। बहुत बार मुझे इमरजेंसी में रात बेरात फ़ोटो निकालना पड़ता है ना, सुबह मुझे बहुत बार ऐसे मुझे वीज़ा के लिए जाना पड़ता था ना, या फिर कुछ इमिग्रेशन ऑफिस में वगैरह फ़ोटो लगता है, टाइम पे चाहिए होता है। तो फिर ऐसे शॉप में वगैरह आके, रेलवे स्टेशन पे भी होते बहुत सारे ऐसे, तो आप जाके निकाल सकते हो फ़ोटो। आगे हम हमारे जिम में आज करने वाले हैं हम लेग और शोल्डर हेवी वर्कआउट। तो मिलता हूँ मैं आपको वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। वर्कआउट करते समय जो आप एक्सेसरी यूज़ करते हो ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग में हमने शोल्डर प्रेस किया था बारबेल से, तो मैंने एल्बो के ऊपर ये रैप यूज़ किया था। अभी तो मैंने इसको निकाल दिया है। तो हमने स्क्वाट किया है, उसके लिए हमने नी रैप भी यूज़ किया है। एल्बो के लिए ये यूज़ किया था, और सपोर्ट होता है रिस्ट के लिए, सॉरी नॉट एल्बो, रिस्ट के लिए। वर्कआउट ख़त्म, और इतने दिनों के बाद में, दिन भी नहीं महीने हो गए उसके बाद में, आज का जो सेशन था मेरा शोल्डर और लेग का, यानी फील हो रहा है मुझे अभी पंप, और अभी थोड़ा चलना भी दिक्कत हो रहा है। स्क्वाट बहुत हेवी कर लिया आज और थोड़ा इंटेंस किया था। ये देखो मेरे जिम के बाहर ही निंजा गाड़ी खड़ी है, कावासाकी निंजा ग्रीन कलर की, क्या बात है। तो वैसे तो वो पार्किंग एरिया नहीं है, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए वो सामने वाले शॉप में खाने के लिए गया होगा, इसलिए यहाँ पे गाड़ी लगा दी होगी उसने। क्योंकि जापान में जब भी आपको पार्किंग लगाना है तो आप ऐसे डायरेक्ट रोड पे नहीं लगा सकते, आपको ऐसे पार्किंग एरिया में लगाना पड़ता है। यहाँ पे रेट देख लो, ऐसे इतने महंगे महंगे रेट होते हैं घंटों के हिसाब से। 15 मिनट के देखो, 15 ये मिनट की कांजी है, 15 मिनट के 350 येन, यानी 200 रुपये आपको सिर्फ 15 मिनट पार्किंग के देने पड़ेंगे। और अगर एक दिन लगाना है पूरा तो 2500 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 1500 रुपये एक दिन के। हमारे इंडिया में आई थिंक 50 रुपये में काम चल जाता है, यानी 50 रुपये 1-2 घंटे भी लगा लो, और दिन भर भी 100-150 रुपये में काम चल जाता है शायद। ऑलमोस्ट 12:30 बजते आ रहे हैं, घर पे जाना है, अभी खाना छाना बनाना है, खाना खा के सोना भी है, कल वापस ऑफिस। तो चलो जाते हैं घर पे जल्दी से। मुझे काफ़ी गर्ल्स के भी मैसेजेस आते हैं कि जापान सेफ़ है क्या रात के टाइम पे। ये देख लो, अभी रात के 12:30 क्रॉस हो चुके हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है, रात में भी आप ऐसे वॉक कर सकते हो, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो जापान रात के टाइम पे गर्ल्स के लिए सेफ़ है यहाँ पर। तो आगे दोस्तों घर पे शावर वगैरह भी ले लिया, अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा मेरा फेस का जो नाइट रूटीन है वो सोने से पहले। खाना छाना भी हमारा हो चुका है। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।